नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा से सटा मानगढ़ धाम अमर बलिदान का साक्षी है। बलिदान की धरती और आदिवासियों की आस्था का केंद्र इन दिनों सियासत का धाम बना हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात विधानसभा की करीब 40 सीटों पर मानगढ़ धाम का असर पड़ता है। एमपी और राजस्थान में अगले साल चुनाव है और गुजरात में फरवरी से पहले चुनाव होने हैं। इस बीच पीएम मोदी भी कल मानगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। तो जैसे मानगढ़ का इतिहास काफी अहम और चर्चित रहा है, वैसे ही मोदी का दौरा भी चर्चित है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है और कांग्रेस भी मांग करती रही है। अब पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस निशाना भी साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल बाद क्यों याद आई। तो उधर बीजेपी ने भी भीड़ जुटाने के लिए इलाके में पीले चावल बांटे हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। यहां से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है उसी को राज मिलता है। सवाल यही उठता है कि क्या राजनीतिक दलों का आस्था के धाम से सियासी काम बनेगा। घोषणा करें, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये सब चीजें 8 साल बाद में क्यों हो रही हैं? हर चीज चुनाव में वो सांस भी लेते हैं तो ये सोच भी लेते हैं कि इस सांस लेने का चुनाव में क्या असर पड़ेगा, वोटों में क्या असर पड़ेगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ और मेहमान थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन रामनारायण मीणा जी, बेहद अहम है जहां मानगढ़ धाम, उसकी अपनी अलग आस्था है, आदिवासियों बहुल क्षेत्र है और खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों राज्यों में चुनाव हैं और तीनों राज्यों में आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। ऐसे में सियासी तौर पर बेहद अहम पीएम मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है। कांग्रेस कैसे देखती है? जी श्वेता जी, कांग्रेस वैसे भी मांग करती आ रही है राष्ट्रीय स्मारक की। अब मोदी जी ने इसको 8 साल तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। अब वो आकर के यहाँ से केवल चुनाव प्रचार के लिए ही उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए और उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि गोविंद गुरु हो या जो भी लीडर्स है, और पूरा राजस्थान ही नहीं, तीनों स्टेट जो है वो मानगढ़ धाम की आराधना करते हैं, उसको सिर निवा करके और ईश्वरीय प्रेरणा लेते हैं। इसलिए मोदी जी यदि घोषणा करते हैं तो ये मांग कांग्रेस करती आ रही है। मोदी जी का जो राजनीतिक स्टंट है वो कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस चाहती है आदिवासियों का विकास हो, बीजेपी चाहती है कि आदिवासियों के वोट दिए जाए, लेकिन ये कथन कोई मायना नहीं रखता। वसुंधरा जी के टाइम पे आंधी चली और चीफ मिनिस्टर बने। अब की बार कांग्रेस की आंधी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। ये पूरे राजस्थान का सवाल है। वैसे ही गुजरात में जो कुछ हो रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन गुजरात में जो कांग्रेस की आंधी चल रही है उस आंधी को रोकने के लिए मोदी जी ने मानगढ़ धाम का टूर बनाया है। ठीक है, लेकिन रामनारायण जी, इसमें कमी क्या है? इसमें सवाल क्यों उठाना? क्योंकि चुनाव जब आने वाले होते हैं और चुनाव के लिहाज से ही सही, घोषणा का इंतजार कई बार लंबा करना पड़ता है, फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर केंद्र सरकार हो। इंतजार तो ये हो रहा है और आप चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, चुनावी स्टंट ही सही। बिल्कुल, सवाल ये है जो टाइम जिन्होंने चुना वो राजनीतिक टाइम है, वो आदिवासी के हित में नहीं सोचते। आदिवासी के हित में यदि सोचते तो मानगढ़ धाम कभी का भी हो जाता, लेकिन कांग्रेस मांग करती आ रही है। अब चुनाव के टाइम है, इसलिए राजनीतिक स्टंट जो है, इन्होंने मोदी जी जब से आए हैं तब से आदिवासियों को सर्विसेज में भी कम लिया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, और यहाँ तक कि आप देखिए एक राष्ट्रपति का पद देकर के प्रचार किया जा रहा है। तो ये पद देना अलग चीज है, लेकिन सर्विसेज में आना ये बहुत अहम है। आज रेलवे में देखिए आदिवासी कहाँ रहे। भारत सरकार की सर्विसेज को जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो आदिवासियों के वंचित वर्ग की भावनाओं के खिलाफ किया जा रहा है। इससे आदिवासी उद्वेलित है और आदिवासी भी इसका बदला लेना चाहते। समय आने पर ठीक है, ये
ठीक सर है। आपको पता चल जाएगा। लेकिन जी। मानगढ़ धाम हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, पूरे तीनों स्टेट के लोग चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मिथिलेश जी, सर। आस्था का केंद्र मानगढ़ है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों का अगर इन 3 राज्यों की बात करें तो 99 सीट कुल पड़ती है, 25 राजस्थान, 27 गुजरात या 47 मध्य प्रदेश की बात कर ले। तीनों ही राज्यों में चुनाव भी हैं और चुनाव के लिहाज से ही जोड़कर इन दौरों को भी देखा जा रहा है। अब घोषणा यहाँ पर की जाती है, ऐलान किया जाता है या नहीं, लेकिन इसके सियासी फायदे क्या रहेंगे, इस दौरे की पर सबकी नजरें हैं। देखिए श्वेता जी, जो संत गोविंद गुरु हुए, उन गोविंद गुरु ने एक बहुत बड़ी बात कही थी आदिवासियों को कि झूठा है संसार, रैन का सपना है, क्या सोचे तू यहाँ कोई नहीं अपना है। ये उनकी एक थ्योरी थी और उस थ्योरी के बाद उनको कर्मकांड वेदों से जोड़ते थे, वो यज्ञ करवा रहे थे और अंग्रेजों ने मार दिए। लेकिन 1913 के बाद आज तक किसी ने नहीं सोचा कि उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। दूसरा, आप राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे रहे हैं तो मोदी जी आ रहे हैं। मेरी मोदी जी से एक और गुहार है कि वहां जो भी, क्योंकि उसके बाद वहां टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां जो भी जॉब क्रिएट हो वो वहां के आदिवासियों के लिए ही हो। वहां दुकान खोलने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिले, जयपुर वालों को, दिल्ली वाले व्यापारियों को नहीं मिले, तो वो जो धंधा वो के लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आपने वहां यूनिवर्सिटियां खोल दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जमीन बांट रहे हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, लेकिन वहां जॉब कौन किसको मिल रहा है? दिल्ली वाले को, यूपी वाले को, बिहार वाले को, वो उस आदिवासी को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को अपनी नीयत ठीक करते हुए उनके लिए वहां कोई रिजर्वेशन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरा, अगर अभी रामनारायण जी कह रहे थे कि स्मारक घोषित कर देंगे, पहले नहीं किया, लेकिन इसका सबसे अहम चीज है कि आप भी तो पुष्कर को अयोध्या जैसा बनाने जा रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं सोचा? तो ये जो दोनों दल हैं वो तमाम सियासी लाभ के लिए कर रहे हैं। अब जहां तक हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आ रहे हैं, निश्चित रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश 99 सीटों पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन राजस्थान में उस अंचल में अगर हम बात करें, बांसवाड़ा में केवल 2 सीटों पर बीजेपी है और इसके अलावा डूंगरपुर में 4 में से 1 सीट पर है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से गई हुई है। तो बीजेपी उस अंचल में कमजोर है। इसके अलावा वहां जिनको बुलाया गया शिवराज चौहान, उनके 27 सीटें हैं और 41 सीटें हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आ रहे हैं, उनके वहां 27 सीटें। तो ये जो तमाम सियासी है, ये सियासी जो उनका वेपन तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से आदिवासियों को वापिस आस्था से जोड़ा जा रहा है उनकी से। एक बड़ा कदम मानता हूं जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर आम हिंदुस्तानी की आस्था को ऊंचा उठाया है, ठीक वैसे ही पूरे देश के आदिवासी वर्षों से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि कांग्रेस को जब जब भी संजीवनी मिली उस माटी से मिली। बेणेश्वर की वो नदी, और वहां बेणेश्वर में जब भी मीटिंगें हुई कांग्रेस की सरकारें बनी है, लेकिन आज तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की कवायद नहीं की। अब आप लेटर लिख दो अभी तो आपके पास था ना ये। अब इसके बाद दूसरा जो वहां मुद्दा उठ सकता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी का उठा सकते हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में भी आदिवासी बहुल है और किरोड़ीलाल मीणा बार बार मांग कर रहे हैं कि जैसे भी हो ईआरसीपी शुरू होनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो रामनारायण जी भी कह रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार पैसा ना दे, हम उसको शुरू करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो सियासत है उसको तो साधने का प्रयास है, लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान के मान, स्वाभिमान और आजादी के आंदोलन में उन आदिवासियों का जो योगदान है उसका सम्मान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इस पर किसी भी दल को राजनीतिक सियासत से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि राजस्थान जो टूरिज्म यहाँ की बैकबोन है इकोनॉमी की, उसमें एक नया बुस्टअप जुड़ेगा। अभी जिस तरीके से उदयपुर में और श्रीनाथ जी में जो विश्व रूपम शिव जी की मूर्ति बनी है, और उसके बाद ये बनता है मानगढ़, तो एक हब बन जाएगा टूरिज्म का, जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की नई राह खोलेगा। लेकिन मेरी फिर आपसे और चैनल से गुहार है, चैनल के जरिए, कि वहां के युवाओं के लिए ही वहां सीटें आरक्षित हो, दुकानें, ये नहीं कि दिल्ली वाले कारोबारी, तब तो उनको रोजगार होगा, उनका भला होगा, क्योंकि वो उसकी आस्था से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और तभी उनका भी विकास हो सकेगा। संस्कृति, बिल्कुल, ये भी सही है। संस्कृति में राजस्थान के और जितने भी आदिवासियों की संस्कृति को देखने के लिए पूरी दुनिया के यूरोप और स्टडी में आया हुआ है। यूरोप और यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, वो ये आना चाहते हैं। ये जब बन जाएगा तो उनकी वो कला, संस्कृति जो उन्होंने जीवंत रख रखी है, पर्यावरण को जिंदा कर रखा है, जो आज की दुनिया में मानव जीवन को बचाने के लिए सबसे अहम है। आदिवासियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि उन्होंने पर्यावरण को आज तक जिंदा रखा है। वायु, जल और गगन समीरा, पंच रचित ये अधम समीरा, उन 5 तत्वों को किसी ने सहेज कर रखा है इस धरती पर, तो वो है आदिवासी।
अगर बिल्कुल, उनके और सम्मान सिर्फ- में ये काम हो रहा है तो सबसे अहम होगा। ठीक है मिथिलेश, और बिल्कुल अहम ये भी हो जाता है कि सिर्फ ये वोट बैंक के तौर पर इसे ना देखा जाए, एक बड़ी बात हो जाती है। भले ही आस्था का ये धाम है, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा हो सकती है और इसका इंतजार भी हर कोई जरूर कर रहा है। पंकज मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम ये दौरा भी है, जिस तरह से जितना अहम मानगढ़ धाम है और इसको लेकर भले ही सियासी तौर पर जोड़ के देखा जाए, लेकिन कांग्रेस एक बात बार बार कह रही कि 8 साल बाद आखिर याद क्यों आती है चुनाव के पहले ही ये घोषणा करने के लिए, क्यों? क्योंकि सब ये सियासी स्टंट है। लेकिन इससे इतर अगर बात की जाए तो विकास करना, खासतौर से आदिवासियों का, ये प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए, फिर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। देखिए 8 साल बाद याद क्यों आई, इस बात का जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए कि आज़ादी के 60 साल तक वो आदिवासी, वो दलित समाज जो एक मुश्त वोट कांग्रेस को वोट करता आया, 60 साल तक कांग्रेस कहाँ गई थी? क्यों नहीं उन्होंने आदिवासियों की चिंता करी? क्यों भारत देश को आज़ादी के 70 साल तक इंतजार करना पड़ा पहले राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति के लिए? क्यों भारत को इंतजार करना पड़ा मानगढ़ जैसे, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं हम लोग, कि जहाँ इतने बड़े लोगों के मात्रा में आदिवासियों का शहीद हुए, बलिदान हुआ, उसको स्मारक बनाने के लिए क्यों आज राजस्थान को, देश को, आदिवासी को 60 साल तक इंतजार करना पड़ा? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ये तो भला हो कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 से 8 के अंदर माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तब कहीं पहली बार सुध ली गई कि हाँ यहाँ भी कोई बलिदान हुआ था। यहाँ जनता को पहली बार मालूम चला, वो ना इतिहास में जगह नहीं मिली आदिवासियों के इतने बड़े, वहाँ जो जघन्य कांड हुआ उसके इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली मानगढ़ की। तो मैं समझता हूँ इस बात के लिए बारंबार कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के लगातार 60 साल तक शोषण करके रखा, लगातार 60 साल तक आदिवासियों को दबा के रखा, इस बात के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। पर साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आदिवासी समाज, मैं स्वयं एक आदिवासी समाज से आता हूँ, आज पूरा देश का आदिवासी समाज बारंबार मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। अगर हम पिछले 3 साल का घटनाक्रम देखें, बिरसा मुंडा जिनको भगवान के समान मानते हैं आदिवासी समाज, उनका जन्म दिवस आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना की घोषणा करी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली बार आजादी के इतने सालों बाद में, 70 साल बाद में पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए अगर कहीं पहल करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। और आज जब मानगढ़ धाम जब विकसित होने जा रहा है और मानगढ़ धाम एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाने जा रहा है, तब कांग्रेस के पेट में बल पड़ रहा है। पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर आदिवासियों की सुध किसी ने ली तो भारतीय जनता पार्टी ने ली है, कांग्रेस ने अब तक सुध नहीं ली, इसलिए दशकों बीत गए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि ना केवल सुध ली, मतलब सुध लेना ना लेना तो एक बड़ा अपराध है, शोषण करके रखा इन्होंने। आप ये देखिए, आज अगर हम बात करें चाहे राजस्थान का जो दक्षिण भारत का या पूरी राजस्थान का हिस्सा है, या मध्य प्रदेश का हिस्सा कहें, या झारखंड के छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहें, या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तमाम जगह कहीं ना कहीं आजादी के बाद तुरंत बाद में 50 साल तक लगातार कांग्रेस के सरकार के शोषण के कारण से आदिवासी मुख्य धारा से पिछड़ता गया था। जवाब दे दीजिए, कांग्रेस सरकार शोषण कर रही थी आदिवासियों का, जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं, और अब तक विकास नहीं किया गया, मौका ज्यादा कांग्रेस के पास था। पंकज जी बहुत लर्नेड है, बिल्कुल पंकज जी बहुत लर्नेड है, पंकज जी ने बहुत कुछ पढ़ा है, पंकज जी ने बहुत कुछ जाना है, लेकिन पंकज जी को शायद ध्यान है इस बात का, आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने टीएसपी एक्ट बना करके की। वहाँ जो आदिवासी 90% तक नौकरी ले जाते थे, उनको इन्होंने 50% तक सीमित कर दिया। यही कारण है कि वहाँ बीजेपी पैदा हुई। और पंकज जी किसी एरिया से आते हैं ये जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके एरिया के आदिवासियों को वहाँ डिबार कर दिया नौकरी से। पहले यहाँ के लोग वहाँ जाके नौकरी करते थे, इसलिए ये चीज सामने आएगी और ये बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ पंकज जी को भी बीजेपी से मोह भंग हो जाना चाहिए कि इनके भाइयों को जो नौकरियां मिलती थी, आज इनके समाज को, पर्टिकुलर इनकी जाति को जिस प्रकार से राजस्थान में सर्विसेज से डिपार किया गया है और जिस प्रकार से क्रश किया जा रहा है, आज सर्विसेज कम आ रही, इनका आरक्षण तक खत्म कर दिया, किशनगंज साहबाद में आरक्षण खत्म कर दिया इनको। 12 कॉलेज में, मैं एक अर्ज करना चाहता, 12 कॉलेज में इनको ज्यादा परसेंटेज होते में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के नाम पे इनको बिजली के कनेक्शन, कृषि कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो
जो टीएसपी एरिया घोषित किया उसमें इनके समाज को खत्म करने के लिए और वहां के लोकल आदिवासियों को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार से 50% तक सीमित कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की कुटिल चाल है और वहां के आदिवासी इस कुटिल चाल को समझते हैं और उनका बीजेपी से मोह हो गया। ये चीज सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि एक तरफ तो मानगढ़ धाम को, ठीक है, एक तरफ तो राष्ट्रीय स्मारक की बात की जा रही है, मानगढ़ पर प्रधानमंत्री और इतिहास में भी आप जा रहे हैं। वापस आपका रुख करेंगे, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, कल का दिन रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मानगढ़ धाम। सबसे अहम बात है, बड़ी घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रीय स्मारक को लेकर भी, लेकिन कल के दौरे के सियासी तौर पर कैसे मायने निकाले जाएं, क्योंकि अगर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 अहम राज्य हैं, तीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 99 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर आदिवासी बहुल है और ये प्रभावित करेंगी, और ऐसे में बड़ा ऐलान और क्या हो सकता है? क्या उम्मीद लगाकर आदिवासी बैठे हैं? देखिए, बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक वाली बात तो घोषणा स्वाभाविक रूप से कर देंगे, जो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन चूंकि गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में बड़े ऐलान शायद कल हो या ना हो, लेकिन सियासी संकेत वो जरूर देकर जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सरकारी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हों। इस कार्यक्रम में तीनों मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है, क्योंकि 2 जिले राजस्थान के, 2 जिले मध्य प्रदेश के और 2 जिले गुजरात के, कुल मिलाकर 6 जिलों के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। और जो मानगढ़ धाम है वहां से गुजरात ज्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है और राजस्थान में मानगढ़ धाम है। तो ऐसे में इन इलाकों के जो आदिवासी कल्चर है वो लगभग समान है। क्योंकि यहाँ की आदिवासी कल्चर लगभग समान है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका जरूर सियासी लाभ लेना चाहेगी। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो कि इसी क्षेत्र के मंजे हुए पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। अर्जुन मेघवाल और सतीश पूनिया कई बैठकें ले चुके हैं और उसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं उन्हें जिम्मेदारी दी जा चुकी है। एसटी मोर्चा के जितेंद्र मीणा, युवा मोर्चा के हिमांशु शर्मा, इनकी टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। तो आप ये तय मानकर चलिए, भले ही सरकारी कार्यक्रम है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर जुटा हुआ है। तो ऐसे में इसे कांग्रेस सीधे तौर पर सियासी मानेगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है, तो प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली से सियासी संकेत है वो दूर तलक जाए। क्योंकि 2023 में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में यहां से जो मैसेज निकलेगा वो ऐसा नहीं कि यहीं पर मैसेज रह जाएगा, वो आदिवासी सीटें जो हैं वहां तक भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर है, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी है। मीणा बेल्ट जो है, जो लोग हैं सीधे तौर पर चुनावी रैली नहीं है, सरकारी कार्यक्रम और ऐसे में घोषणाओं का भी इंतजार किया जाता है, लेकिन जो मैसेज जाएगा वो बेहद अहम रहेगा। मिथिलेश जी, अब क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें 2 राज्यों के बीजेपी की सरकार है, एक में कांग्रेस की सरकार है, इनकी भी मौजूदगी रहेगी सरकारी कार्यक्रम में। लेकिन मैसेज की जो बात की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे एक शब्द बेहद मायने रखेगा, घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन और भी कई घोषणा हो सकता है उसके संकेत यहाँ पर दिए जाए, इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए श्वेता जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले माउंट आबू आए, अम्बा माता के रात को लाए, चलेगी फोन, उनका माइक नहीं चला तो भी उन्होंने नीचे झुक के जो प्रणाम किया वो, और ये बार बार राजस्थान में आने का सीधा मतलब है कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा लड़ने जा रही है। कोई एक बार का जो विधायक है वो सीएम बनने का सपना देखे, या कोई केंद्रीय मंत्री बनने का सपना, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे, या कोई स्थापित जो मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में शामिल है वो सपना देखे, उन सपनों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा के जरिए मैसेज देके जाएंगे कि राजस्थान में 2023 का चुनाव कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये साफ संकेत देने आ रहे हैं वो, और कोई भी व्यक्ति गफलत नहीं पाले। इससे पहले जो नड्डा साहब ने और अमित शाह जी ने मीटिंग की और सतीश पूनिया जी उनको सबको बुलाया दिल्ली में, उसमें भी ये साफ कर दिया गया था, और उस संदेश पर पुष्टि लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि राजस्थान की कांग्रेस, बीजेपी में क्या अंदर चल रहा है, क्या उन्होंने, अमित शाह जी ने जोधपुर में देख लिया, तमाम जगह देख लिया, और जिस तरीके से सीपी जोशी साहब को जो इस्तीफों के मामले में ज्ञापन देने गए, उनके घर के सामने वसुंधरा राजे थी, उनको नहीं बुलाया गया, वो तमाम मुद्दे उनको पता है
बीजेपी के आला कमान को। ऐसी स्थिति में उनको पूरी तरह पता है कि अगर आदिवासी इलाका, क्योंकि वहां बीजेपी अगर मजबूत होती है, उधर पाली, सिरोही और उदयपुर इलाके में तो बीजेपी का, जो आदिवासी इलाके में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पर्टिकुलर 3 जिलों में बीजेपी कमजोर है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी वहां बड़ी घोषणा करते हैं और आदिवासियों का धर्मांतरण का भी एक मुद्दा है, उसको भी लेकर उनको वापस घरों में जोड़ने का अभियान जो आरएसएस चलाती है, वनवासी संघ, उसका भी असर आएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो रैली है, ये 2023 के चुनाव का एक तरीके से पिच तैयार हो रहा है, और उस पिच पर जो बेस्ट बैट्समैन होगा वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के स्थानीय चेहरों को विराम देने के लिए फिर से एक चेहरा, उसी चेहरे पर ही चुनाव होगा, ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे। पंकज मीणा जी, अब सियासी तौर पर जमीन भले ही तैयार की जा रही है, वोट शेयर की बात की जाए, पिछली बार भी कांग्रेस बीजेपी के बराबर रहे हैं, कितना फायदा इस कार्यक्रम के बाद या कहे आदिवासियों की तरफ से आशीर्वाद के तौर पर बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, एक बात तय है, नरेंद्र मोदी सरकार जो वर्तमान में है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, वो कभी भी वोट के लालच में वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। परंतु ये भी एक कटु सत्य बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो दलित, शोषित, किसान और आदिवासियों के समुचित विकास के लिए रात दिन लगी हुई है, और उसके उदाहरण हम देखते आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन सब को देखते हुए कांग्रेस को जो मन में कहीं ना कहीं डर खटक रहा है, उनको लग रहा है, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद दलित और जनजाति के वोट हमारे हैं, जबकि वो कई सालों पहले उनके से खिसक चुके, और उनको अभी ये डर सता रहा है कि शायद हो सकता है कि हम आदिवासी बेल्ट के अंदर एंट्री भी नहीं कर पाए, घुस भी नहीं पाए। तो इस बात का डर इनको सता रहा है, इसी कारण से इसे अलग अलग बयान दे रहे हैं। श्वेता जी, मैं एक लास्ट लाइन करके अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मैंने पहले पूर्व वक्तव्य में बोला कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया। इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने जिनको बुलाया, रामनारायण जी मीणा स्वयं है। ये नेहरू जी के समय के कांग्रेस के नेता हैं, 5 बार 7 बार कोई एमएलए बने हुए, 2 बार सांसद बने हुए, और आज मजे की बात देखिए, उनको मंत्री बनाने लायक नहीं समझा उनको। ये सबसे बड़ा आदिवासियों का शोषण का जो कांग्रेस का उदाहरण है, ये तो आपके चैनल के ऊपर बैठा है। मैं इस बात के लिए पुरजोर बार बार कहता हूं कि इसी तरीके से आप भोले भाले आदिवासियों को इन्होंने भ्रम में रख के आदिवासियों को पिछले 50-60 साल तक शोषण किया, जो अब आदिवासी सहने को तैयार नहीं है। आदिवासियों पढ़ा लिखा है और समझता है, और विकास यहाँ पर आदिवासियों का भी किया जाएगा, क्षेत्र का भी किया जाएगा, और यही उम्मीद आदिवासी भी लगाकर बैठे, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ रहे हैं, बेहद अहम रहेगा ये सरकारी कार्यक्रम है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अहम बात यह कि विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर यहाँ पर वोट शेयर बराबर रहा है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसमें वोट शेयर बीजेपी का बड़ा, करीब 52% था, तो 38% यहाँ पर कांग्रेस का रहा है। अब ऐसे में कितना फायदा यहाँ पर पहुंचता है, किस पार्टी को पहुंचता है, और क्या इंपैक्ट रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी बेहद अहम रहेगा, और इसलिए इंतजार कल के इस कार्यक्रम का सभी को है, न सिर्फ राजस्थान को बल्कि तीनों राज्यों को, और खासतौर से प्रधानमंत्री के संबोधन का भी। देखते हैं ऐलान की जो बात की जा रही है वो ऐलान किया जाता है या नहीं, लेकिन आदिवासी जरूर इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।